हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का, आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का पेपर अब 1 महीना रह गया है मुश्किल से आज से, तो एसआई का पेपर भी आ रहा है। तो आज मैं आपको आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। मतलब पहले मैं आपको वो चैप्टर्स, वो पेपर कराता हूँ जो पिछले सालों में एसएससी जीडी में आए हुए हैं, और उसके बाद मैं आपको शुरू करूंगा प्रैक्टिस सेट कराना। तो क्योंकि कुछ बच्चे अब करते नहीं है, घर पे कहते हैं हम करेंगे, तो मैं आपको सॉल्व पेपर करा रहा हूँ पहले कि जो पिछले साल में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में जो हम पढ़ेंगे वो आज एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं मैं। एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं जिसमें पेपर जो आया था 2019 का सॉल्व पेपर, तो वर्ष 2019 का जो सॉल्व पेपर है वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, और पहले से लेकर 25 क्वेश्चन तक आज मैं आपको कराऊंगा। डेली का एक प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जिससे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उनके रीजनिंग में एक भी नंबर कम ना हो। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं रोज वीडियो बना पाऊँ आपके लिए और मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ऐसा ना हो कि एक आध 2-3 बच्चे देख रहे हैं फिर मन नहीं करता बनाने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मेरा भी मन करे वीडियो बनाने का और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड कराऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के एसएससी जीडी पेपर का, जिसमें आपसे दिया गया था कि स्पेड, क्वेश्चन था आपका स्पेड, और स्पेड को जो लिखा गया था वो 45 लिखा गया था, 45 लिखा गया था, और आपसे पूछा गया था एबोर्ड को क्या लिखा जाए। तो पहला क्वेश्चन जो था वर्ष 2019 के पेपर का वो कोड डिकोडिंग से था कि स्पेड को 45 लिखा जाए तो एबोर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो भाई अब 45 नंबर है, नंबर 1 में आ रहा है। सबसे पहला काम, जब भी आपको दिखे कि अल्फाबेट को नंबर में रखा गया है, आप नंबर रख लीजिए अल्फाबेट पे। जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में एबीसीडी याद कराई है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा कि एस जो है वो 19 पे आता है, पी 16 पे आता है, ए 1 पर, डी 4 पर, बी 5 पर। तो मैंने सब नंबर रख लिया और आप देखिए मैं जोड़ के देखता हूँ। तो 16 4 20, 5 25, 1 26, 26 और 9 35 और 10 45। आपने इन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया, आपने इन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया, कितना हो गया 45। सेम काम आपको करना क्या है, सेम काम आपको यहाँ करना है, इन सभी को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 5 20, 4 24, 2 26 और 1 27। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 27, यानी कि 27। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे क्या पूछा गया था, देखिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि म्यांमार को लिखा गया था क्या, और आपसे पूछा गया था पाकिस्तान इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, कि म्यांमार को क्या लिखा जाए तो पाकिस्तान इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको सादृश्यता का एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था आपका कि म्यांमार इजिकल टू क्या, देन पाकिस्तान इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब बच्चों ये कैसे करेंगे, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, सादृश्यता और वर्गीकरण दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये रीजनिंग नहीं है, अब ये आपकी नॉलेज आ गई, जनरल नॉलेज कितनी है। तो देखिए म्यांमार की जो मुद्रा है, जैसे भारत में हम रुपया चलाते हैं, वैसे म्यांमार की जो करेंसी है वो क्या है। तो आपसे पूछा है पाकिस्तान की करेंसी क्या होगी, तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि भारत की करेंसी रुपया है वैसे ही पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपया है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुपया। ठीक है, ऐसे ही करके 2 क्वेश्चन में मैं आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि एक सीरीज दी हुई है, देखिए मैं आपको ऑप्शन लिखवा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये आया था कि NIX, LKV, JMT, HOR, अब जो अगली सीरीज होगी वो क्वेश्चन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी सीरीज का क्वेश्चन है आप सिर्फ नंबर रख लीजिए अल्फाबेट के, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। अगर कुछ बच्चों को याद नहीं है तो वो मदद ले सकते हैं विजोटी की। विजोटी क्या है, 5 10 15 20 25। आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आएगा, वरना मैं भी एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट आपकी और आपको दे दूंगा जिसमें आपको एबीसीडी याद करा दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं बताता हूँ इसकी मदद से। तो देखिए
O 15 पे है तो n कितने पे हो जाएगा 14 पर, i कितने पे हो जाएगा बोले 10 पे, j है तो i हो जाएगा 9 पर। तो इसकी मदद से मैं यहाँ नंबर रख लेता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कैसे होगा। बोले 14 9 24 12 11 22 10 13 20 8 15 18। तो देखिए अगर आपको नंबर याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए पहले 14 था, फिर 12 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 8 हुआ। क्या हुआ, 2 2 माइनस हो रहा है, तो अब 8 से 2 माइनस होगा क्या हो जाएगा 6, और 6 पर क्या होता है f। फिर आपने क्या देखा 9 था, फिर 2 प्लस हुआ 11, फिर 2 प्लस हुआ 13, फिर 2 प्लस हुआ 15, तो अब 2 प्लस हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 पर क्या होता है q। फिर आप देखिए 24 था, 2 माइनस हुआ 22, 2 माइनस हुआ 20, 2 माइनस हुआ 18, फिर 2 माइनस कर देंगे हो जाएगा 16, 16 पर क्या होता है p। आपका आंसर हो जाएगा FQP। मैं यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। आपको वहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, आप सिर्फ चेक करेंगे, एक पैटर्न बचाना, ऑप्शन एलिमिनेट, जो ऑप्शन में आ गया वो आपका आंसर होगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। आते चौथे क्वेश्चन पे, इसमें एक सीरीज दी गई है आपको 8 9 17 44 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 8 से 9 हुआ 1 प्लस हुआ, 9 से 17 हुआ 8 प्लस हुआ, तो आपने गैप देखा तो 1 का गैप है, फिर 9 से 17 8 का गैप है, फिर 17 से 44, तो आप देखोगे 17 से 44 यानी कि 27 का गैप है, ठीक है। 17 और 7 24 और 20 44, तो 27 का गैप है। तो आप देखिए पहले 1 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 27 का गैप। एक गैप कैसा हो रहा है, तो 1 मतलब 1 का क्यूब, 1 मतलब 1 का क्यूब का गैप है, 8 मतलब 2 के क्यूब का गैप है, 27 मतलब 3 के क्यूब का गैप है, 3 3 9 27। तो अब जो गैप आएगा वो कितने का होगा, बोले अब गैप होगा सर 4 के क्यूब का। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 64 का गैप होगा। तो आपको क्या करना है, 44 में 64 जोड़ देना है, तो 4 और 4 8, 6 और 4 10, आपका आंसर हो जाएगा 108। तो पहले 1 का क्यूब गैप था, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, अब हो गया 4 का क्यूब, आंसर हो गया आपका 108। तो देखिए सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। आपको कोई भी टीचर हो, कुछ भी हो, परफेक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसे पैटर्न आते हैं जो कोई भी अटक सकता है, तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीरीज का मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैं ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्टली समझा रहा हूँ कि आपको दिया गया था नेपाल, एशिया, काठमांडू, इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखिए कैसा बनेगा, इसको करने का एक तरीका होता है कि आप इन दोनों में संबंध निकालो कि इनका आपस में संबंध क्या है। तो मैं आपसे पूछूं नेपाल और एशिया में क्या संबंध है, आप बताओगे सर पूरा का पूरा नेपाल, और नेपाल एशिया के अंदर आता है। मैं आपसे पूछूंगा एशिया और काठमांडू में क्या फर्क है, क्या सेम है, तो आप बताओगे सर पूरा का पूरा काठमांडू भी एशिया के अंदर आता है, ऑल, है ना। अब आपसे पूछूं मैं नेपाल और काठमांडू में क्या फर्क है, तो आप कहोगे सर काठमांडू पूरा का पूरा नेपाल के अंदर आता है। तो 3 ऑल आ गए। अब 3 ऑल का मतलब 3 सभी, मतलब सभी सभी सभी। तो दो वेन डायग्राम में देखो, ये जो होता है ये अंदर और ये अंदर, इसे कहते हैं सभी का डायग्राम, और इधर साइड में बना रहा हूं इसे कहते हैं कुछ का डायग्राम। अगर 3 सभी आए हैं यानी कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा, तो आपका सबसे अंदर आया काठमांडू, काठमांडू के बाहर आया नेपाल, और नेपाल भी किसके अंदर हो जाएगा, एशिया के। तो आपने देखा पूरा का पूरा काठमांडू नेपाल के अंदर है, पूरा का पूरा नेपाल एशिया का अंदर है। तो 3 सभी थे, तो 3 गोले बन गए अंदर के अंदर के अंदर, क्योंकि इनमें सभी का है। अगर कुछ का होता तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाते, वो अगले क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊंगा जब आएगा। फिलहाल इसका ये डायग्राम आंसर हो गया कि 3 गोले एक के अंदर एक। आते इस क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 3 था, फिर 16 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 42 हुआ, पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 3 से 16 हो रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा सर 3 पंजे 15 प्लस 1 16 हो गए। फिर 16 से 29 हो रहा है, तो भाई 16 दूनी 32, 16 पंजे तो बहुत आगे पहुंच गया, ये तो 32 से भी कम है, यानी कि ये पैटर्न नहीं लग रहा, 5 से गुणा करके माइनस हो रहा। तो क्या पैटर्न लग रहा होगा भाई, आपको ये पहचानना है। तो अब पैटर्न कैसे पहचानेंगे, देखिए आपने देखा 3 से 16 कितने का गैप है, बोले सर 13 का गैप है। 16 से 29 कितना है गैप है, बोले सर 13 का गैप है। 29 से 42 कितना गैप है, बोले सर 13 का गैप है। तो कुछ पता चला क्या हो रहा है, बोले सर सभी में 13 का गैप है। तो आप फिर से क्या करोगे, 13 जोड़ दोगे, तो 42 में 13 जोड़ दिया, 42 और 3 45 और 10 55, तो आपका आंसर हो गया 55। तो बस आपने कुछ नहीं किया, 13 जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असंगत छाती, शतुरमुर्ग, कौवा, गरुड़, अलगु। इन चारों में से असंगत मतलब कौन सा अलग है, ये 4 है, इनमें से कौन सा अलग है ये आपको छांटना है। तो देखिए ये बहुत दिक्कत वाले क्वेश्चन है, कुछ लोग उल्लू लगाएंगे, कुछ लोग गरुड़ लगाएंगे, गरुड़ सुना हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा शतुरमुर्ग। और शतुरमुर्ग क्यों होगा, क्योंकि
गरुड़ भी उड़ता है, उल्लू भी उड़ता है और कौवा भी उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता, तो आपका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 और 9 में दोनों में आपको असंगत छांटना है कि कौन सा अलग है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको अलग छांटना हो कौन सा अलग है कौन सा भिन्न है। तो वही वो कैसे करें, तो देखिए 415, 718, 545, 314 ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो आप गलती क्या करते हो, आपको बताता हूँ कि आप लोग ये सोचने लगते हो 415 का वो 3 से काटो, फिर 4 से काटो, फिर 5 से काटो, बोले स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं, दिमाग लगाते हो बहुत सारा। लेकिन ये कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन दे देता है, जैसा कि एसएससी जीडी में देता है। भारी क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, आपको आसान ज्यादा मिलेंगे। देखिए कैसे हुआ है, 4 और 1 5, शुरू की दो संख्याओं को जोड़िए, तीसरी संख्या बन रही है 4 और 1 5, 7 और 1 8, 3 और 1 4। तो बाकी 3 में शुरू की दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या आ रही है। सिर्फ एक यही ऑप्शन ऐसा था कि 5 और 4 कितना होता है 9, लेकिन है कितना 5, मतलब ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शनों में शुरू की दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बन रही है, लेकिन ऑप्शन सी में 5 और 4 जोड़कर 9 आता है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है 5, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन, LHGBFQDEPJPC। अब देखो यार, जब भी अल्फाबेट आएंगे तो नंबर आपको याद होना चाहिए, एसओटी मैंने बताया था उसकी मदद से ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे L12 H8 E5 2 6 17 4 5 16 और 10 16 3 नंबर आपको याद होंगे, आप सेकंडों में कर दोगे। तो देखो भाई 12 से 8 हुआ, आप बता दोगे 4 माइनस हुआ, फिर 8 से 5 हुआ 3 माइनस हुआ, फिर 2 से 6 हुआ, आप कहोगे 4 प्लस हुआ, 6 से 17 हुआ 11 प्लस, 4 से 5 हुआ 1 प्लस हुआ, 5 से 16 हुआ 11 प्लस हुआ, 10 से 16 हुआ 6 प्लस हुआ, 16 से 3 हुआ 13 माइनस हुआ। अब आपने जब देखा तो यार कोई पैटर्न तो समझ में आया नहीं, तो अलग कैसे छाटे, तो अलग ऐसे छाटे कि यहाँ दोनों माइनस हो रहा था, यहाँ दोनों प्लस हो रहा था, यहाँ दोनों प्लस हो रहा था, लेकिन यही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा था, तो यही एक अलग हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखो आप लोग पैटर्न में लगे रहोगे और चुटकियों वाला आंसर हो जाएगा, तुक्के वाला, कुछ लोग कहते हैं इसे तुक्के वाला आंसर, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं ना वो पैटर्न ढूंढते रह जाते हैं, और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको तो यही अलग लगेगा, वो लगा के आ जाएगा, वो जीत जाएगा, आप रह जाओगे। तो कभी कभी आसान क्वेश्चन को भारी बनाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि देखो दोनों बार माइनस है, दोनों बार प्लस है, दोनों बार प्लस है, इसमें एक प्लस एक माइनस है, यानी कि ये अलग हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। अब आते हैं देखिए इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है थ्योरी कि 22 प्लस 11 गुणा 22 माइनस 2 डिवाइड 3 इक्वल टू 45। ये एक समीकरण दिया गया है, लिखा होता है आपसे कि कौन से दो चिन्ह बदले, कौन से दो चिन्ह बदले जिससे ये समीकरण बराबर हो जाए कि इक्वल टू में 45 है। इसको क्या कौन से ऐसे चिन्ह बदलने पर इधर जब सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा। तो पहली बात, समीकरण को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो है बॉड मास। तो जिन लोगों को बॉड मास का नियम नहीं पता उन्हें ये पता होना चाहिए। B मतलब होता है ब्रैकेट, O मतलब होता है ऑफ मतलब का, D मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग, M मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, A मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, अगर ब्रैकेट दिया होता है उसके बाद लिखा होता है ना कि 5 का 10%, 5 का 3/2, ये जो का लिखा होता है हिंदी में वो, फिर भाग करना है, डिवाइड मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करनी है, फिर ऐड मतलब प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। तो ये बॉड मास का नियम आपको याद होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। अब कौन से चिन्ह बदले, तो यार एक बात सोचो कि यहाँ 45 है, अगर आपने माइनस और गुणा बदला तो माइनस यहाँ है और गुणा है, माइनस यहाँ पहुंच जाएगा, गुणा यहाँ आ जाएगा। तो पहले आप डिवाइड सॉल्व करते हो, क्या आप 2 को 3 से डिवाइड कर पाओगे, है ना? तो ये अब आपने सोचा कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें? तो आपने सोचा कि गुणा और डिवाइड बदल के देखते हैं। तो गुणा और डिवाइड अगर आप बदलोगे तो डिवाइड यहाँ आ जाएगा, 11 को 22 से भाग करोगे तो 1/2 के समथिंग आएगा। तो आपको ये भी थोड़ा टिपिकल लग रहा है ना? तो आप देखो जो पहले आसान लग रहा हो आपको कि 45 लाना, ज्यादा बड़ा नहीं लाना, तो 22 11 22 2 बार 22 है, तो गुणा करोगे तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तो ये आपको पता है कि यहाँ से गुणा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि गुणा अगर रह गया तो पक्का गड़बड़ होगी। तो गुणा इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन गुणा के साथ माइनस को बदलोगे तो फिर 22 की 2 से गुणा, ये भी बड़ा हो रहा है, 45 से बहुत बड़ा हो जाएगा, फर्क नहीं है। तो ये आप नहीं करोगे, आपको समझ में आ गया। अब आपने देखा गुणा और डिवाइड, यहाँ डिवाइड हटा भी दोगे, डिवाइड यहाँ ले आओगे तो 22 से 11 को भाग नहीं हो रहा, अभी छोड़ दो, लेकिन हो सकता है। तो ये भी नहीं है, तो ये लगा के देखा प्लस और डिवाइड, तो आपने देखा प्लस की जगह आ गया डिवाइड, यहाँ हो गया डिवाइड, और डिवाइड की जगह हो गया प्लस, आपस में बदलना। अब देखो आप सॉल्व करो, 22 सबसे पहले भाग करेंगे, आपको पता है। तो 22 को आपने 11 से भाग किया, कितना आया 2,
यहां से आपने यहां तक सॉल्व कर लिया, आपके पास आया 2। अब डिवाइड के बाद गुणा करते हैं, तो 22 की आप 2 से गुणा करोगे, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, तो यहां से आ गया 44 44। अब क्या है, माइनस है और प्लस है, तो पहले माइनस करते हैं, है ना, या पहले माइनस करते हैं पहले प्लस करते हैं। आपको जो प्लस माइनस आप आगे पीछे कर सकते हो, चलो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा 44 में से आपने 2 माइनस किया, कितना हो गया 42, और 42 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 45। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया, इधर भी 45 इधर भी 45, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस और डिवाइड, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये कैसे करें भाई, तो आपको सोचना है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है भाई, इसमें भी काफी पैटर्न होते हैं, आपको समझना होता है कौन सा पैटर्न लग रहा है कौन सा नहीं। तो यहाँ कैसा पैटर्न लग रहा है ये आप पहचान कर सकते हैं इस चीज से कि ये 15 है और यहाँ 230 लिखा है। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, इसकी पहचान आपको होगी। तो देखिए 15 का स्क्वायर 225 और 5 230, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 32, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 36 में क्या जोड़ेंगे 42 हो जाए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो 36 में आप क्या जोड़ोगे, बोले पर 6 जोड़ दोगे तो 42 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 6। क्यों ऐसे कर लो, या तो देखो 15 का स्क्वायर 225, तो 230 में से 225 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 32 में से 5 गया 7, तो 6 का स्क्वायर 36, 42 में से 6 जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा 6। आप आइए 12वें क्वेश्चन पे, जो मैंने याद किया। तो लार्वा को लिखा गया है, कीट मेमना को पूछा गया। तो देखिए कुछ लोगों को लार्वा का मतलब नहीं पता, तो कीड़े मकोड़े जो पैदा होते हैं ना उन्हें लार्वा कहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो लार्वा बड़े होके बनता है कीट और मेमना बड़े होके बनता है भेड़, तो आपका आंसर हो जाएगा भेड़। तो ये और डायरेक्शन नहीं है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ आपने देखा अनएम्पी को लिखा गया है PPYAHNU। तो पता है कुछ लोग करते क्या जल्दीबाजी में, बोले UNHA, तो आपने देखा उल्टा लिखा हुआ है, आप जल्दी जल्दी में करते हो YCAILAF, जिस ऑप्शन में होगा वो लगा देंगे। ये गलती होती है अक्सर जल्दीबाजी में, लेकिन आप ध्यान से नहीं देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। हुआ क्या, UNHA तक तो पलटा है, लेकिन उसके बाद PPY नहीं किया। UNHA तक तो उन्होंने पलटा वाकई में, UNHA से पलट के लिख दिया, लेकिन उसके बाद PPY सेम टू सेम लिख दिया। मतलब क्या हुआ है, मैं आपको करके दिखाऊं। सॉल्व तो इन्होंने किया ये है कि देखो ये तो इन्होंने जहां था वहीं रहने दिया। अब इसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ये P आगे आ गया, ये P आगे आ गया, ये Y आ गया, P P Y ऐसे कर दिया। उसके बाद H यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, U यहाँ आ गया, इस तरीके से कर दिया। आखिरी के 3 पहले पहुंच गए हैं, बीच वाला बीच रहा है और ऐसे ऐसे आ गया। तो आप क्या करोगे, आखिरी के 3 पहले पहुंचाओगे जैसे इन्होंने पहुंचाए हैं वैसे। कैसे, अब आप देखो ये आखिरी के 3 के PPY, तो आपके हैं ACY, तो सबसे पहले A आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर Y आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या देखा कि I ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर क्या होगा, बोले सर फिर जो ये वाला था ये यहाँ आया था, तो आपका L आ जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर F हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। लेकिन आप लोग जल्दीबाजी में उल्टा कर देते हो, YCAILAF, वो गलत हो जाता है। जल्दीबाजी में ये गलती होगी, आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से करिएगा, इतनी जल्दी मत करिएगा कि आप एक आसान क्वेश्चन को गलत करिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। आते हैं इस क्वेश्चन में। भाई 22 को 625 लिखा गया, तो आप क्या सोचोगे इस क्वेश्चन में। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन से आसान था, बट मैं समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या है। 625 आप जानते हैं 25 का स्क्वायर आपको याद होते हैं। तो भाई 22 में 3 जोड़ा 25 और 25 का स्क्वायर है 625, तो 13 में 3 जोड़ोगे 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, आपका आंसर हो जाएगा 256। जब ऑप्शन देखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल मैंने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन तरीका बता दिया क्वेश्चन का कि जब आप सॉल्व पेपर निकाल लेना, पेपर गूगल से डाउनलोड कर लेना। 2019 का पेपर करा रहा हूँ ये मैं आपको, SSGD का आया हुआ, ये पेपर में आया हुआ चैप्टर है, 2019 में आया था, वो मैं आपको करा रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना, सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे 15 कि ACG को DFD लिखा गया है, तो CIU को क्या लिखा जाएगा। यार जब भी अल्फाबेट आ जाए और आपकी समझ में नहीं आए तो नंबर रखो सबसे पहले। तो आप देखोगे 1 3 7 4 6 4 3 9 21, तो आप देखोगे भाई 1 से 4 हुआ, अब बताओगे सर 3 प्लस हुआ, तो 3 में 3 प्लस कर दो, 3 में 3 प्लस कर देंगे 6, मतलब है 3 से 6 हुआ, फिर से 3 प्लस हुआ, तो 9 में 3 प्लस कर दोगे 12, यानी कि अब 7 से 4 हुआ, मतलब 3 माइनस हुआ, तो आप भी 21 में से 3 माइनस कर दोगे 18, मतलब तो आपका आंसर हो जाएगा FL। आइए इस क्वेश्चन, अब ये आ गया भैया नॉन वर्बल सीरीज।
अब जितने क्वेश्चन बचे वो नॉन वर्बल सीरीज के बचे हैं इसमें 16 के बाद, या फिर बचे हैं कथन निष्कर्ष वाले या सिटी अरेंजमेंट और पजल के बड़े बड़े क्वेश्चन। इसलिए मैंने पहले सारे छोटे छोटे करा दिए तो सीक्वेंस अलग मिल सकता है क्वेश्चन से। अब मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो नॉन वर्बल सीरीज में अब इसमें मिरर पूछ लिया, तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि जब अपने आप को शीशे में देखते हो तो क्या दिखता है आपको, आपका सर की जगह दिखता है, पैर की जगह दिखता है, लेकिन होता क्या है, जो आपका राइट साइड है आपको अपनी जो छवि दिखती है वैसे घूमी हुई दिखती है। आपका राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, कभी भी नोटिस करेंगे, है ना। तो इसमें होता क्या, कभी भी अब यहाँ दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो SEQUE दर्पण प्रतिबिंब में आपने मान लिया यहाँ दर्पण है, तो होगा क्या, अब दर्पण में देखो आप जितना पास होते हो आप उतना पास दिखते हो, जितना दूर होते हो आप उतना दूर दिखते हो। क्लियर हो गई बात। तो अब एक चीज देखो, अगर ये L पास है दर्पण के तो यहाँ पास में दिखेगा, अब ये चीज इधर की तरफ है तो ये चीज इधर की तरफ है। अब E है तो देखो जिधर हाथ है उधर हाथ, जिधर पीछे की तरफ सीना है उधर सीना, तो ये E इधर है, हाथ इस लाइन की तरफ थे तो आपने भी इस लाइन की तरफ करा। U आया तो U देखो सेम ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पलट दोगे तो। Q की बात करें तो Q ऐसे रहेगा, लेकिन ये निकला हुआ है लाइन की तरफ तो लाइन की तरफ ये निकल जाएगा इसमें से। आते हैं E पर तो फिर से E कैसे हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, तो शुरुआत हुई है लाइन की तरफ से, तो आप शुरुआत करोगे लाइन की तरफ से, घुमाओगे ऐसे करोगे, तो ये आपका आंसर। तो जिस ऑप्शन में यहाँ तो मैं बना रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है, आपको ऑप्शन मिलेगा तो सिर्फ पहचानना होगा, सेकंड में पहचान लोगे। जो चीज पास है वो पास, जो चीज दूर है वो दूर। दूसरी बात, जिधर की तरफ जो चीज लाइन के पास है वो लाइन के पास रहनी चाहिए, जो दूर है वो दूर रहनी चाहिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार ये है सिटिंग एलिमेंट के क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सिटिंग एलिमेंट के हैं। थोड़ा राइटिंग कर दिया है, ध्यान में मत देना राइटिंग में बोल रहा हूं, ठीक है, सुन लो। पहला है कि 8 2 ABCDEFGH गोल मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। A F के सामने है और B के दाएं तीसरे स्थान पर है, G F और D के बीच में है, H D के बाईं ओर है, E C और A के बीच में है, C के दाएं तीसरा कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यार बहुत दोनों क्वेश्चन ये है, इसमें गोल मेज वाला भी आया है, एक लाइन वाला भी आया है। तो सिटिंग एलिमेंट में दो ही चीज आपको याद रखनी होती है, क्या वो मैं आपको आधा समझा देता हूँ, जब भी इसमें क्वेश्चन आएंगे आप कैसे करेंगे। तो जब भी गोल मेज की बात हो या आपके बॉक्स की बात हो, आयत की बात हो या वर्ग की बात हो, तो आपको पहले ही बना लेना है। जैसे कि गोल मेज की बात चल रही है तो आप पहले ही एक सर्कल बना लीजिए, ठीक। उसके बाद 8 लोग, जितने लोग वो बोलेगा उतने पहले ही आपको बना देना, मतलब 8 बोला तो 8 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए। क्यों पहले, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो पता चले कि सब पास पास आपने 8 बना दिए, किसके सामने कौन है पता ही नहीं चल रहा, तो इसलिए पहले आपको बैठा देना। तीसरी बात, जब आप बैठा देंगे सब कुछ कर देंगे तो आपको शुरू करना है हमेशा नीचे वाले पॉइंट से, यहाँ से जो स्टार्ट करना है क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, पहली लाइन में बोला है कि A F के सामने है, आपने बना दिया यहाँ पे A किसके सामने है, F के, तो यहाँ हो गया F। A F के सामने है और B के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो देखिए और जब भी आता है तो बात चलती है फर्स्ट पर्सन की, अगर जो या जो की लिखा होता है यहाँ पे तो बात चलती है सेकंड पर्सन की, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ और लिखा है तो बात चल रही है फर्स्ट पर्सन की, यानी कि A बैठा है किसके, B के दाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि B हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, सबका मुंह अंदर की तरफ है तो दाएं साइड हो जाएगा B का, 1 2 3 A B के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे बढ़ते हैं, G F और D के बीच में है। अब G जो है F और D के बीच में, आपको F ये दिख रहा है, यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ तो B आ गया, तो G आ जाएगा यहाँ पे और D आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, G F और D के बीच में आपने बना दिया। अगली लाइन पढ़ते हैं, H D के बाईं ओर, तो D यहाँ है, दायां ऊपर बायां नीचे, यानी कि H आ गया यहाँ पे। आगे बढ़िए, E C और A के बीच में, E जो है C और A के बीच में, तो A यहाँ है तो C यहाँ हो गया और E यहाँ हो गया, A हो गया E और C, E हो गया C और A के बीच में। डायग्राम देखो 8 के 8 बन गए, डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब बस क्वेश्चन जो पूछा बता दो, क्वेश्चन में पूछा C के दाएं तीसरा कौन है, तो C यहाँ है, ये रहा C, इसके दाएं तीसरा जाना है, तो पहला दूसरा तीसरा क्या आ गया, H, आपका आंसर हो गया H। तो क्या सीखा आपने, आपको ये पता चला कि जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन होगा पहले सर्कल बना लेंगे, जितने लोग बोलेगा उतने लोग बैठा देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, कभी गलती नहीं होगी, सेकंड में आंसर आएगा। आते हैं 18वें क्वेश्चन पे कि 7 दोस्त OPQRSTU एक पंक्ति में बैठे हैं, किसी छोर पर नहीं। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन बनने से पहले एक चीज बता देता हूं मैं आपको, यहाँ शायद आपको ना देखिए, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से मैं H हटा रहा हूँ और मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन को
इस वाले को यहाँ आंसर सॉल्व करो, आपको दिख जाएगा कैसे। अब देखो पंक्ति वाले क्वेश्चन में होंगे, तो मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन होंगे सर्कल वाले तो आप पहले ही बना लोगे, लेकिन जब भी पंक्ति की बात चलेगी आप कभी भी पहले मत बनाओ। आप पहले बनाओगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बार बार काट पीट करनी पड़ेगी। तो कुछ मत करो, कैसे करेंगे स्टार्ट देखिए। एस किसी छोर पर नहीं, एस किसी छोर पर है, तो एस अगर किसी किनारे पर आपने एस बना दिया, एस किसी किनारे पर, कोई सा भी किनारा हो सकता है, इधर वाला भी इधर वाला भी, देखते रहिए। क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर, अगर क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर है तो देखिए यहाँ मुंह नहीं बोला कहाँ है, तो जब नहीं बोलता आप उत्तर की ओर मान के चलते हैं, ठीक। तो इसका मुंह उत्तर है तो दाया इधर हो। क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान क्यू यहाँ हो गया, एस के दाएं दूसरे स्थान पर। अब एस अगर किसी कोने पर है तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि क्यू दाया आ रहा है तो एस इसी कोने पे हो गया, ठीक है। तो चाहूं तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। आपसे पूछा था दाएं छोर पर कौन है, तो कौन है, एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी कोने पर है तो डेफिनेटली अब क्यू इधर आ गया है, तो ये इस वाले कोने पे तो हो नहीं सकता है, ये इसी कोने पे होगा, तो बाएं कोने पर ये हो गया। ये आपका आंसर है, डायरेक्टली आंसर हो गया बिना सॉल्व करे। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं कि आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर, आगे आपने पढ़ा P O और Q के बीच में है, जो P है वो O और Q के बीच में है, तो O यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया। आगे बढ़ा, U किसी छोर पर नहीं है, देखिए टोटल है 7 लोग, 1 2 3 4 5, 5 हो चुके हैं, बचे कितने, 2 लोग बचे, वो आएंगे, अब इधर तो आएंगे नहीं क्योंकि S किसी कोने पर है। अब S अगर इधर आ रहे तो S कोने पर रहेगा नहीं, यानी कि वो लोग इधर आएंगे। अब आपसे क्या बोल दिया, अब आपसे बोल दिया S किसी U किसी छोर पर नहीं है, तो U आ गया यहाँ पे। आपसे बोला है R T के बाएं है, तो R आपने T के बाएं बना के डायग्राम आपके बन के तैयार हो गया। आपसे पूछा गया बिल्कुल बाएं छोर पर कौन है, तो बिल्कुल बाएं छोर पर बाएं हाथ मेरा ये होता है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन हो गया, S। आपका आंसर हो गया S। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सिटी एलिमेंट के क्वेश्चन थे, ये भी आपके मिलेंगे आपको क्वेश्चन में पेपर में, तो ध्यान से करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया कथन निष्कर्ष। अब कुछ लोग आप लोग इसको कहते हैं कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। तो भाई लोगों मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये चैप्टर कथन निष्कर्ष बिल्कुल नहीं है। आप कहते हैं इसे कथन निष्कर्ष, लिखा हुआ भी दिख रहा है कथन निष्कर्ष, लेकिन ये चैप्टर कथन निष्कर्ष नहीं है। ये चैप्टर है न्याय तथा निगमन, जिसे आप बोलते हैं सिलोजिज्म या स्लॉग। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं जो कराता हूँ सिलोजिज्म को, वो कराता हूँ 150 मेथड से, रूल के मेथड से, और एक होता है वेन डायग्राम मेथड, जिससे आपको सॉल्यूशन मिलता है किताबों में, जिससे आप कुछ लोग पढ़ते आए। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत दोनों तरीके से बताने की, और बाकी तो जिन लोगों को आता है 150 वो तो समझ पाएंगे, जिन्हें 150 मेथड नहीं आता वो नहीं समझ पाएंगे, उन्हें मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा। तो आप देखिए कैसे। तो जिन लोगों को 150 आता है वो देखिए पहले कि कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, आप सभी जानते हैं। तो आपने दोनों जगह वैल्यू रखी 50-50। जैसे आपने वैल्यू रखी, आप ये चीज देखो, जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू कितनी, 50। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी दो कथन जोड़ने हैं, कभी भी निष्कर्ष जो है बंदूक और किसान में निकालना है, दोनों निष्कर्ष बंदूक और किसान में, अगर बंदूक और किसान में निष्कर्ष निकालना है तो किसी भी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होना जरूरी है। दोनों कथन में जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन टर्म है, जैसे कि मकड़ियां जो जोड़ रहा है इन दोनों को, उनकी वैल्यू किसी एक जगह 100 होना अनिवार्य है। अगर कहीं भी 100 नहीं होगा तो कोई निष्कर्ष किसान और बंदूक में नहीं निकलेगा। आज इसका मतलब क्या हो गया कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। देखते ही आपका आंसर आ जाएगा जिन्हें 150 मेथड पता है, जो मुझसे पढ़े हुए हैं। अब जिन्हें नहीं पता, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, या जिन्होंने 50 मेथड कभी नहीं पढ़ा है, वेन डायग्राम से करते हैं, वो देखिए कैसे करेंगे। तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं तो आप जानते हैं कुछ का डायग्राम ऐसे बनता है। तो ये हो गई बंदूकें, कुछ बंदूकें, और मकड़ियां हैं तो ये हो गई मकड़ियां। फिर क्या बोला है, कुछ मकड़ियां किसान है तो कुछ मकड़ियां, और ये आ गया किसान, ये आ गया किसान, कुछ मकड़ियां किसान। आपसे क्या बोला है देखिए। तो अब जो आपसे बोला है वो ये बोला है क्वेश्चन में कि कुछ बंदूकें किसान है। क्या कुछ बंदूकें किसान दिख रही है आपको? बोले नहीं दिख रही, कोई गोला टच नहीं हो रहा, मतलब गलत हो गया। दूसरा, कुछ किसान बंदूकें, क्या कुछ किसान आपको बंदूकें दिख रहे हैं? तो आप देखो ये भी टच नहीं हो रहा, मतलब ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो, मतलब कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ना तो एक अनुसरण करता है ना दूसरा अनुसरण करता है। आते हुए 20वें क्वेश्चन पे। अब 20वां क्वेश्चन अगर हम करें 150 मेथड से, तो ऑल की वैल्यू होती है सभी के 150, और ये भी 150। जैसे आपने 150 वैल्यू देखी तो आपने देखा कॉमन टर्म क्या है, 50 और 50। कॉमन टर्म अगर 50 है, इसका मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा बिल्ली और बच्चे में, तो बिल्ली और बच्चे में कोई निष्कर्ष निकलेगा, दोनों गलत हो गए। लेकिन आपने क्या देखा, मैंने आपको बताया था या वाली कंडीशन, जो 150 वाले पहले वो देखे,
कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर कभी भी या जो होता है ना, या तो निष्कर्ष एक या दो, वो कब लगता है, तो उसके लिए मैंने 3 रूल बताए थे। पहला रूल, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, जैसे कि गलत हो गए, क्योंकि कॉमन टर्म ये है दोनों गलत हो, जैसे ऊपर गलत हो तो ऐसे नीचे गलत हो। अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, दूसरा रूल, पहला रूल एक काम कर गया, बोले हाँ कर गया। दूसरा रूल, जो सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है वो सेम हो, तो देखिए बिल्लियां बिल्लियां, बच्चे बच्चे, दोनों सेम है, पहले निष्कर्ष में भी दूसरे निष्कर्ष में, तो दोनों गलत हो, पहला रूल। दूसरा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, तो दूसरा भी काम कर गया। और तीसरा, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी काम कर रहा है। देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव निष्कर्ष है। तो आपने देखा कि तीनों रूल काम कर रहे हैं। पहला, दोनों निष्कर्ष गलत है। दूसरा, दोनों में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। और तीसरा रूल कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। मैंने बताया था अगर ये तीनों रूल लग रहे हो तो आप आंखें बंद करके आंसर लगा देना, या तो एक या दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा या तो एक या दो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो वेन डायग्राम से करते हैं। तो ये वही समझ पाए होंगे जो 100 से पढ़ चुके हैं। बाकी लोग अपना दिमाग वेस्ट मत करो, अगर कभी नहीं पढ़ा है, जब मैं पढ़ा दूंगा चैप्टर तो आपको बताऊंगा। अभी आप वेन डायग्राम से करो, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हो। तो वेन डायग्राम से डायग्राम बनाते हैं, सभी बच्चे कौवे हैं, तो आपको पता है सभी बनता है ऐसे, सभी बच्चे आ रहे कौवे के अंदर, जो आपने बना दिया कौवा। फिर बोला है सभी बिल्लियां कौवे हैं, तो सारी की सारी बिल्लियां भी आ गई कौवे के अंदर, ये बना दिया आपने। लेकिन एक बात देखना, वेन डायग्राम में क्यों मैं बताना बंद क्यों किया वेन डायग्राम से आंसर अगर आ रहा है, क्योंकि इसके अब एक डायग्राम तो ये बन गया, लेकिन इसका एक डायग्राम और बन सकता है। वो क्या बन सकता है, जरा ये देखिए। सभी बच्चे, तो आपने बनाए बच्चे, कौवे हैं तो आपने बना दिए कौवे, सभी बच्चे कौवे हैं। फिर आपसे बोला सभी बिल्लियां कौवे हैं, तो अगर मैं इसके अंदर ले लूंगा सभी बिल्लियां कौवे हैं, तो भी आप देखो काम कर रहा है। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया जिसमें दोनों टच नहीं है, तो भी सभी बच्चे कौवे, बोले ठीक है, सभी बिल्लियां कौवे, ठीक है। यहाँ देखिए सभी बच्चे कौवे, ठीक है, सभी बिल्लियां कौवे, ठीक है। दोनों जगह कथन मेरा बिल्कुल सही है, यानी कि डायग्राम भी सही है। अगर डायग्राम सही है तो इसका चेक करते हैं। पहला, कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, क्या कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, तो इसमें तो गलत हो गया, लेकिन इसमें सही, कुछ बिल्लियां बच्चे सही है, तो पहला वाला सही। दूसरे में ये कुछ बिल्ली बच्चे, कोई बिल्ली बच्चा नहीं है, कोई बिल्ली बच्चा नहीं है, तो कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं, इस वाले में सही। तो दोनों डायग्राम से दोनों सही हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वेन डायग्राम में जब इससे आप करेंगे, अगर किसी एक भी निष्कर्ष में गलत हो जाता है कथन, जैसे इस वाले डायग्राम से ये वाला गलत हो रहा है और इस वाले डायग्राम से ये वाला गलत हो रहा है, तो वो दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। और मैंने बताया दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तीसरी बात, एक पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों रूल काम करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है या तो एक या दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या तो एक या दो। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन, पजल। अब पजल यानी कि जिसे देखते ही आप लोग घबरा जाते हो, इसे आप पजल कह भी सकते हो और नहीं भी। पजल का आसान क्वेश्चन है और आपकी में जीडी में अगर आएगा तो इतना आसान आएगा, इससे भारी नहीं आएगा। अब आपको करना कैसे, भाई पजल के 3 तरीके। पहली चीज, इसमें 2-3 चीज दी होती है, तो जो एक कॉमन चीज है उसे आप पहले ही रख लो, मान लो। दूसरा चीज, जो पॉजिटिव चीज है वो आप राइट में रखो, जो नेगेटिव चीज है, जैसे कहते हैं ना कि राम शनिवार को पढ़ाता है तो ये राइट में लिखो। बोले राम सोमवार और बृहस्पतिवार को नहीं पढ़ाता तो ये लेफ्ट में लिखो, ताकि बाद में दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। क्योंकि अगर क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ गया तो सारी मेहनत बेकार। एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना पड़े, ऐसे करना है। तो करते कैसे, देखो इसमें बोला है जेके में तो 6 शिक्षक हैं, प्रत्येक शिक्षक ये हिंदी अंग्रेजी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाता है। और क्या लिखा है, सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक शिक्षक एक ही दिन पढ़ाता है, मतलब एक दिन में एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। आगे क्या बोला है, जे शनिवार को पढ़ाता है कला। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया, तो अब एक काम करो, सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन को कॉमन मान लो, इनको रख लो। तो मैं छोटा सा बना देता हूँ, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये मैंने 6 दिन है, ये 6 दिन मैंने फिक्स कर दिए यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा कैसे, जरा देखो। मैंने बोला क्या, यहाँ से आपने पढ़ा कि जे शनिवार को कला पढ़ाता, शनिवार नीचे, यहाँ आपने रख लिया पर्सन और यहाँ आपने रख लिया सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट आएगा वो मैं इस साइड रखूंगा, जो पर्सन आएगा वो इस साइड रखूंगा, कोई नेगेटिव वैल्यू होगी मैं इस साइड रखूंगा। अब आपने पढ़ा आगे लिखा है एल ना तो अंग्रेजी ना सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, तो थर्सडे। यहाँ थर्सडे में लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे।
आपसे बोला है एल जो है ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना सामाजिक विज्ञान, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, तो गुरुवार यह है, यहाँ आपने एल फिक्स कर दिया। अब ये क्या क्या नहीं पढ़ा रहा, बोले सर ये इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा और ये सोशल साइंस नहीं पढ़ा रहा, तो वो आपने लेफ्ट साइड में रख लिया है। जो सही होता तो इधर रख लेता, लेकिन गलत है तो इधर रख लिया। आगे लाइन पढ़ी, बुधवार को के गणित पढ़ाता है, बुधवार है ये के पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, तो आपने यहाँ रख दिया गणित, ठीक, यहाँ आपने गणित रख दिया। ये सारे सब्जेक्ट है इधर, तो 3 की जरूरत नहीं। के पढ़ा रहा है गणित बुधवार को। आगे आपने देखा ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाता है, अगर ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाता है तो 2 तरीके कि या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। अब देखो यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ एल ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ एक दिन पहले आ रहा है, 2 एक साथ यहीं आ सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि ओ एन से एक दिन पहले पढ़ा रहा है, तो ओ यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया। ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है भाई, विज्ञान पढ़ाता है, तो यहाँ आ गया विज्ञान। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, तो ये आ गया। फिर लिखा है सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ा जाता है, कला का है ये है, तो सामाजिक विज्ञान ये आ गया यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ा जाता है, ये फिक्स हो गया सामाजिक विज्ञान यहाँ पे। अब देखो सामाजिक विज्ञान जे नहीं पढ़ा रहा, एल नहीं पढ़ा रहा, के नहीं पढ़ा रहा, एन नहीं पढ़ा रहा, ओ नहीं पढ़ा रहा, बचा क्या, बोले सर एम बचा, तो यहाँ कौन आ गया, एम आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा ये गया है सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो आप देखो सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ा रहा है, एम, तो आपका आंसर हो गया एम। अब इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, एम तो आंसर हो गया, लेकिन 2 बच गए, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। जो आपसे पूछा गया वो तो आपने बता दिया, लेकिन पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे करोगे, देखो एल इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा, सोशल साइंस में नहीं पढ़ा रहा, सोशल साइंस यहाँ आ गया, एल इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा तो इंग्लिश यहाँ तो आएगा, तो इंग्लिश आ जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ हो जाएगा अंग्रेजी, और एक सब्जेक्ट बचा, वो क्या बचा, हिंदी, वो हिंदी आ जाएगी यहाँ। तो ये सारा डायग्राम आपका सॉल्व हो जाएगा कि ओ पढ़ा रहा है सोमवार को विज्ञान, एन पढ़ा रहा है मंगल को अंग्रेजी, के पढ़ा रहा है बुधवार को गणित, एल पढ़ा रहा है बृहस्पतिवार को हिंदी, एम पढ़ा रहा है शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान और जे पढ़ा रहा है शनिवार को कला। सारी की सारी चीजें सॉल्व हो गई। आपको कुछ भी पूछ ले आपसे तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर है। जीडी में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो एक ही पूछेगा, किसी और पेपर में जाएंगे तो 3 4 पूछेगा, तो क्वेश्चन भी थोड़ा भारी देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अगले क्वेश्चन नॉर्मल सीरीज के। यार अब देखो दिक्कत क्या है, आप सभी लोग जो मुझे जानते हैं उससे पढ़े हैं, उन्हें पता है कि मेरी ड्राइंग कितनी बुरी है, तो फिर भी मैंने कोशिश करी है थोड़ी बहुत बनाने की, और एक क्वेश्चन अभी नहीं बनाया, 25 बार मैं आपको दिखा के कराऊंगा डायरेक्टली बुक में से, प्रैक्टिस सेट में से, जिसमें से मैं करा रहा हूँ। ये फिलहाल ये 3 क्वेश्चन जो बना सकता था, जो पेपर में आए हुए हैं, थोड़े गलत बने हैं, बेकार बने हैं, ऑप्शन नहीं बनाए हैं, लेकिन बनाए सही हैं जैसे कॉपी में दिए गए। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो ये पेपर मोड़ने का चैप्टर है। पेपर मोड़ना एक टॉपिक है जो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ भी होगा। तो पेपर मोड़ना है और बताना है कैसे आकृति बनेगी जब मोड़ा जाएगा। मोड़ा कैसे जाएगा, तो डैब डैब दिख रहा है ना, ये बताता है आपको कैसे मोड़ा जाएगा। बोले ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा। तो देखो मोड़ना हो, पेपर हो या पेपर काटना हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालनी आनी चाहिए। अगर वो आती है तो आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि भाई इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, क्यों, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर वाला गोला ये है और ये ऊपर वाली लाइन जो है त्रिभुज ये है, तो ये गोला ऐसे रहेगा। देखो जब आप ऊपर मोड़ोगे तो पेपर पेपर के ऊपर आ जाएगा और गोला गोले के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये जो चीज है इसका क्या होगा, तो ये जो चीज है इसका ये हो जाएगा। जब आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर लाइन आ गई, ये नीचे में टेढ़ी आएगी तो टेढ़ी आएगी, मतलब आपने वाटर इमेज बना दी। जब आप त्रिभुज को उल्टा करते हो, जैसे आकृति बनती है ना, उल्टा त्रिभुज बना दिया, लेकिन नीचे वाली चोंच गायब कर दी। क्यों, क्योंकि नीचे वाला आपको नहीं बताना, पेपर ऊपर मुड़ गया, तो वाटर इमेज बना दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब बाकी जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तभी आपको बता पाऊंगा। इतनी तो प्रैक्टिस ही है जितनी कर सकते हो। धीरे धीरे मैं इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस आपके लिए वीडियो बना के डालता हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप नॉन वर्बल रीजनिंग को समझ सकें और क्वेश्चन कर सकें। आते हैं क्वेश्चन, ये सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज। इसमें क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले ये जो 2 इस तरीके का वी की जो आकृति है वो इस साइड थी, अगले में थोड़ी ऊपर हो गई, अगले में और ऊपर हो गई, और अगले में इधर झुक गई। तो अब जो 5वां डायग्राम आएगा उसमें क्या होगा कि एक सर्कल होगा और इसमें ये जो आकृति है वो इस साइड आ जाएगी इस तरीके से। ठीक, सबसे पहले इधर थी, फिर और ऊपर हुई, फिर और ऊपर हुई, फिर और ऊपर हुई, फिर और इधर हो जाएगी। 45 डिग्री घूम रही है, यानी कि अब इसका जो भी आएगा वो इस साइड आएगा, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो अभी
बनाने में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब डायग्राम सामने होगा तो सिर्फ चेक करना होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। ये मैंने ऑप्शन नहीं बनाया यार, इसके 4 ऑप्शन थे। ये एक आकृति दी गई थी और आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको बताना था कि ये जो आकृति है वो चारों में से किस ऑप्शन में छिपी हुई है। हमने चारों बनाते यार नहीं बन पाते ना, समझ सकते हो, डायग्राम बहुत भारी थे। तो जो आंसर है मैंने वो बना दिया। ऑप्शन ये इसका आंसर है। क्यों? देखो ये आकृति छुपी हुई है, तो ये आपने देखा ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो बिल्कुल सेम आकृति जो दी हुई है छिपी हुई है, तो ये आपका आंसर हो। तो इस तरीके से आपको पहचानना होता है हिडन फिगर, कि वो तो आप देख के ही पहचान सकते हो, प्रैक्टिस से पहचान सकते हो, इसका कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन आसान आपके लिए हो जाएगा जब आपके पास डायग्राम होगा। अब बचा सिर्फ एक क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे आज की, नेक्स्ट पेपर करेंगे कल। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन अभी। अब देखिए 25वां क्वेश्चन ये है, आप लोगों को मैं बता दूं तो हो क्या रहा है 25वें क्वेश्चन में कि ये आपको एक दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जिस आकृति x के रिक्त स्थान को पूरा करे। मतलब यहाँ हम इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा लगाएं जिससे ये पूरा हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको छोटी छोटी 2 लाइनें दिख रही हैं, है ना, तो 2 लाइनें होनी चाहिए और ऐसे में भी 2 लाइनें होनी चाहिए। तो आपने देखा ऑप्शन, अगर मैं डी की बात करूँ तो इसमें एक ही लाइन जा रही है पूरी, तो ये गलत हो गया। मैं बात करूँगा ऑप्शन सी की, तो इसमें एक लाइन पूरी है, एक लाइन आधी रहन दी, यानी कि ये ऑप्शन सी गलत हो गया। बात करूँ मैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में आपने क्या देखा, 1 2 3 4 लाइनें कर दी और बिल्कुल कोने से मिली नहीं है, जबकि यहाँ कोने से मिल रही है तो पूरी इस लाइन तक मिलनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? ऑप्शन ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बनानी होती है इधर, तो मिरर इमेज निकालना आता होगा, आप कर लोगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो 2019 का पूरा पेपर सॉल्व पेपर मैंने आपको करा दिया है रीजनिंग का। अब ऐसे ही अगला पेपर जो इससे पिछले सालों में आए हुए हैं, 2019 के बाद तो अब होगा, इससे पिछले साल के 2015 में पेपर हुआ था, 2013 में पेपर हुआ था। तो टोटल 5 पेपर मेरे पास मौजूद है। तो पहले मैं ये 5 पेपर जो पुराने सालों के वो सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसी के आधार पर आने वाला पेपर आएगा और हो सकता है इनमें से भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप लोग के लाइक और कमेंट ही मुझे बताएंगे कि मुझे और कितनी वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, है ना। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, आप बस थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि मुझे चाहिए यार जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन जल्दी से जीडी में हो जाए और वो मिठाई का डिब्बा लेके आए, वो लीजिए सर हमारा 25 में 25 नंबर रीजनिंग, हम 1 नंबर से रहे नहीं है, 2 नंबर से रहे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियो देखी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।